नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पांच एकड़ जमीन आवंटन पर बवाल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन। नारेबाजी के बाद प्रशासनिक भवन का ताला तोड़ा, कुलपति से मुलाकात की मांग। कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर मासूम, बारिश में बदहाल सड़क बनी मुसीबत, हादसे का खतरा बरकरार। बंद मकान में मिली बुजुर्ग की लाश, इलाके में हड़कंप, कई दिनों से घर में बंद था बुजुर्ग, मौत की वजह तलाश रही पुलिस। और सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, स्फटिकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा बिलासपुर। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाता विवादों से पुराना रहा है। कभी विश्वविद्यालय परिसर में छात्र की मौत को लेकर सवाल उठे तो कभी कार्यक्रम में बुलाए गए अतिथि के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सुर्खियों में रहा। अब 5 एकड़ शासकीय जमीन अग्रवाल समाज को आवंटित किए जाने के मुद्दे ने एक बार फिर विश्वविद्यालय को विवादों के केंद्र में ला दिया है। विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे, जमकर नारेबाजी की और कुलपति से मुलाकात की मांग की। काफी देर तक इंतजार के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अपना विरोध जारी रखा। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला 5 एकड़ शासकीय जमीन के आवंटन से जुड़ा है। एनएसयूआई का आरोप है कि अग्रवाल समाज को जमीन दिए जाने के फैसले में पारदर्शिता नहीं बरती गई और विश्वविद्यालय की जमीन के इस्तेमाल को लेकर प्रबंधन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रशासनिक भवन के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारी कुलपति से मुलाकात कर अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि काफी देर तक कुलपति बाहर नहीं आए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता गया और उन्होंने प्रशासनिक भवन का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नाता हमेशा विवादों से रहा है, चाहे वो छात्र की लाश मिलने के मामले को लेकर हो या अतिथि को भगाने, दुत्कार, बेइज्जत करने को लेकर हो। और इस बार तो 5 एकड़ जमीन दान देने वाली बात हो गई है जो सामने आ रही है। अभी एनएसयूआई वाले या यूथ कांग्रेस वाले भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अभी जमकर विरोध भी प्रदर्शन किया है, अभी जारी भी है विरोध। इनका क्या कुछ कहना है? एक विशेष समुदाय को 5 एकड़ जमीन देने की बात सामने आ रही है। देखिए, हमारा किसी समुदाय से हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मांग सिर्फ इतना सा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इकलौता प्रदेश में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है। ये केंद्र शासित विश्वविद्यालय है। यहाँ जो बैठा वीसी आरएसएस का दलाल आलोक चक्रवाल, वो कौन से अधिकार के साथ, कौन से नियम के साथ किसी एक विशेष समुदाय को 5 एकड़ की ज़मीन दान में देता है? हम ये जानना चाहते हैं कि आप वो नियम बता दीजिए हमें कि किस नियम के तहत वो ज़मीन आप दान में दे सकते हो। दूसरी चीज़, अगर जो आप एक समुदाय को दे सकते हो तो आप सारे समुदाय को दीजिए। सिर्फ एक विशेष समुदाय से आपकी ऐसी मोहब्बत क्या है? आप 2 ही शर्तों पे दे सकते हो। या तो चूंकि आप आरएसएस के दलाली करने यहाँ बैठे हो, एक्सटेंशन लेके बैठे हो, तो आपको आरएसएस वाले बोले होंगे कि आप दान में तो दे होगे। या तो आलोक चक्रवाल अपने नाना के घर से या अपने दादा के घर से ये जमीन को लेके बसाया है विश्वविद्यालय को, इसलिए दान में दे सकते हैं। आप देखिए कि आलोक चक्रवाल जब से यहाँ वीसी है, एक भी अच्छी चीज़ इस विश्वविद्यालय में नहीं हुई। यहाँ छात्रों की मृत्यु हो जाती है, यहाँ प्रोफेसरों की मृत्यु हो जाती है, यहाँ के ज़मीन को दलाली के रूप में किसी समुदाय को 5 एकड़ दे दिया जाता है। यहाँ जब कोई अतिथि आता है उसे बेइज्जत करके भगाया जाता है। तो आलोक चक्रवाल सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की दलाली करने के लिए विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है। हमारा आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन लाया था कि हम उन्हें ज्ञापन दें कि ऐसे वीसी को यहाँ से हटाया जाए जो छात्रों के भविष्य को न लेके अपने भविष्य को देख रहा है, अपने आरएसएस को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके उसके भविष्य को देख रहा है। इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन था। पहला ताला आज मेन गेट में टूटा विश्वविद्यालय के, दूसरा ताला आज प्रशासनिक भवन में टूटा, अब तीसरा ताला बचा है वीसी और रजिस्ट्रार के चैम्बर का। अगर जो जल्द से जल्द वो भी मुलाकात नहीं करते तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आज एनएसयूआई का प्रतिनिधि मंडल
सिविल एनएसयूआई के छात्र नेतागण आए थे मुलाकात करने, वो भी टूटेगा। और भविष्य में जब हम आएंगे तो हम इतनी संख्याओं में रहेंगे कि वीसी और रजिस्ट्रार को दोनों को अपने साथ अपने गोद में बैठा के रखेंगे और यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, घंटों धूप में भी बारिश में भी खड़े रहते, लेकिन जब भी हमने आया यहाँ देखा आखिर वीसी मिलते क्यों नहीं, इनसे बात क्यों नहीं करते। अगर इनसे मिलेंगे तो ये सब मुद्दा ही नहीं उठेगा कि यहाँ दरवाज़ा या गेट तोड़ने की बात सामने आएगी। आखिर क्या ऐसा होता है कि वो मिलते ही क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ का जो वीसी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ क्यों बैठा है, आरएसएस ने उसको बैठाया है। और छात्र संगठन जो होते हैं, एक तरफ एनएसयूआई होता है तो एक एबीवीपी भी जैसा भी छात्र संगठन है। आप देखिए, आप बिलासपुर के सम्मानीय पत्रकार हैं, आप कभी भी यहाँ पत्रकारिता करते होंगे, आपका न्यूज़ चैनल जब यहाँ पहुँचता होगा तो आप एबीवीपी के छात्र वीसी के चैम्बर में, वीसी की गोद में बैठ के वीसी को ज्ञापन देते हैं। अब वीसी बकायदा उन्हें बुलाता है, अपने गोद में बैठाता है, ज्ञापन लेता है। वहीं जब दूसरे संगठन के छात्र नेता यहाँ पहुँचते हैं तो मेन गेट में ताला लगवा दिया जाता है। तो आदेश उसको ऊपर से आता है, और ऊपर से आदेश की अगर जो आदेश का पालन नहीं करेगा, हर संगठन को उतना ही महत्व देगा जो छात्र हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसे हटा नहीं दिया जाएगा, फिर इसे स्टेशन दे क्या बैठाया क्यों जाएगा। इसलिए वो एनएसयूआई जैसे छात्र संगठन से घृणा करता है। उसे पता है कि एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन पूरे देश में जो छात्रों के हितों के मुद्दों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। इसलिए ऐसे संगठन से डरते हैं वो लोग, इसलिए हम लोगों से मिल नहीं सकते, हम लोगों से मिलने से डरते हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? हमने आपको पहले ही बताया कि 2 ताला टूट चुका है, आज 2 गेट टूटे हैं, अब तीसरा गेट उसका वीसी का चैम्बर है। अगर जो वीसी रजिस्ट्रार नहीं मिलते तो आज वो भी चैम्बर टूटेगा। हमने साफ कहा है प्रशासन से, क्या तो आज आप छात्र संगठन को एफआईआर दर्ज करिए, और एफआईआर करता वीसी और रजिस्ट्रार होने चाहिए, कोई यहाँ का और उनसे नीचे के पद का पदाधिकारी मत रखेगा। वीसी और रजिस्ट्रार अगर जो एक्चुअल में होंगे, उनके अंदर ताकत होगी, तो वीसी और रजिस्ट्रार जाके आज एफआईआर कराएं। माननीय उच्च न्यायालय में हम उनके सामने पूरी बातों को अवगत कराएंगे कि यहाँ का वीसी, यहाँ का रजिस्ट्रार सिर्फ दलाली करने के लिए बैठा है, छात्र हितों के लिए नहीं बैठा है। अब देख लीजिए वीसी साहब क्या कुछ कहना है इन लोग का, इनकी बातें सुन लीजिए, या फिर कोर्ट में भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं आपको। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ताल्लुक हमेशा जो जीजीबी है, उनका ताल्लुक हमेशा एक विवाद से रहता है। अभी एक फिर विवाद ने जन्म ले लिया है, प्रदर्शन यहाँ पे जारी है, देखना होगा क्या कुछ होता है। अब प्रशासनिक भवन का ताला टूटने के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता अंदर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान छात्र नेताओं ने कुलपति अशोक चक्रवाल के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो वे पूरे मामले को न्यायालय के सामने रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमीन आवंटन से लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली तक जिन मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट के सामने उठाया जाएगा। उनका कहना है कि ताला तोड़कर अंदर जाने की स्थिति क्यों बनी और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, ये भी न्यायालय के सामने स्पष्ट किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई नेताओं ने कुलपति को लेकर सख्त चेतावनी भी दी कि 5 एकड़ की जमीन जो किसी एक विशेष समुदाय को दान देने की बात सामने आई है, हम सिर्फ उसको उनका पक्ष जानना चाहते हैं कि आपका पक्ष क्या है। वो अपना पक्ष बता नहीं पा रहे हैं, हमसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ का वीसी जो आलोक चक्रवाल है, वो अपने नाना या दादा के घर से तो जमीन लेके नहीं आया केंद्रीय विश्वविद्यालय का, वो जमीन उसको केंद्र सरकार शिक्षा के लिए दी है। तो किसी भी समुदाय को जमीन दान में कैसे दे सकता है? और अगर जो किसी एक विशेष समुदाय को जमीन दान में दे सकता है तो सारे समुदाय को दे, राजपूत समुदाय को दे, पटेल समुदाय को, मालिक समुदाय को, हर समाज में तो बोलता हूँ, साहू समाज को, हर समाज को दान में देता जाए वो। हाँ, दान में दे। हमारी देखिए आपसे मांग है कि हम आज ज्ञापन ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि कुलपति का रवैया इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में उनके चैम्बर के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा और ताला तोड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इन बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल विश्वविद्यालय की सुरक्षा और जमीन आवंटन की प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। एक तरफ छात्र संगठन पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक भवन का ताला टूटने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने प्रदर्शनकारियों के आरोपों का जवाब देने के साथ परिसर की व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि 5 एकड़ जमीन के इस विवाद पर विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या स्पष्टीकरण देता है और एनएसयूआई अपने अगले कदम के तौर पर हाईकोर्ट का रुख करता है या नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्र हित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। संगठन ने अग्रवाल समाज को 5 एकड़ भूमि दिए जाने के मामले से लेकर छात्रावास की समस्याओं, आंतरिक मूल्यांकन में कथित पक्षपात, पेपर लीक मामले की जांच और निलंबित विभाग अध्यक्ष के दोबारा कार्यभार संभालने सहित कई मुद्दे उठाए। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इन मामलों में पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं पूरी खबर। एनएसयूआई जीजीवी अध्यक्ष सुजल द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि छात्रावास की समस्याओं के साथ साथ विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों पर जलभराव और गड्ढों की स्थिति छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कमरों की लीकेज और सीपेज की समस्या का भी मुद्दा उठाया गया। एनएसयूआई ने अग्रवाल समाज को 5 एकड़ भूमि दिए जाने से जुड़े मामले में भी सवाल उठाते हुए पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की। संगठन का कहना है कि छात्र हित से जुड़े मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 5 एकड़ जमीन जो अग्रवाल समाज को दी जा रही है वो कथित तौर पर गलत है। विश्वविद्यालय की जमीन शैक्षणिक व्यवस्थाओं में यूज़ होनी चाहिए, जिसके लिए हमने पूर्व में सूचना दी थी विश्वविद्यालय को कि हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। विश्वविद्यालय ने यह जानकर कि विरोध दर्ज कराया जा रहा है, पहले ही उस आदेश को निरस्त कर दिया और उस आदेश को निरस्त कर अपनी गलती स्वीकार की। दूसरा, हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में जो कमी छात्रों को हो रही है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ में गड़बड़ी और पीएचडी स्कॉलर्स से रिलेटेड जो गड़बड़ी जो प्रोफेसर बबीता मांझी द्वारा उड़ीसा के जो छात्र हैं उनको पक्षपात किया जा रहा है, उन्हीं को बस पीएचडी स्कॉलरशिप में फेलोशिप में रखा जा रहा है और अन्य छात्रों को नंबर नहीं दिए गए हैं। और इंटरनल में सिर्फ कथित तौर पर पीएचडी के जो उड़ीसा के छात्र थे उन्हीं को सिंसियरिटी बेसिस पर अलग से एक सिंसियरिटी का क्राइटेरिया बनाकर 5 नंबर दिए गए, जबकि ऐसा कोई विश्वविद्यालय में प्रावधान नहीं है। अगला, विश्वविद्यालय में जल भराव की स्थिति थी जिसके रिलेटेड हम लोग ज्ञापन देने आए थे। कुल सचिव महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने आंतरिक मूल्यांकन में कथित पक्षपात, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच और निलंबित विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभाले जाने के मुद्दे भी उठाए। एनएसयूआई जीजीवी अध्यक्ष सुजल द्विवेदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े सवाल उठाना छात्र प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। संगठन ने रसायन विभाग में सुरक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने का भी विरोध किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी मुद्दों पर जवाबदेही तय करने और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर उसका विरोध और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नए शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। 31 जुलाई को नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब कुलपति के विशेष अनुमोदन से प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है, यानी विद्यार्थियों को दाखिले के लिए एक और मौका मिल गया है। वहीं इस बार बीए, बीकॉम और विधि संकाय में विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 31 जुलाई को नियमित प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब कुलपति के विशेष अनुमोदन से विद्यार्थियों को 14 अगस्त तक प्रवेश लेने का अवसर दिया गया है। इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो किसी कारण से तय समय सीमा के भीतर कॉलेज में दाखिला नहीं ले सके थे। प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में स्थिति संतोषजनक है और कई संकायों की सीटें लगभग भर चुकी है। वहीं निजी महाविद्यालयों में अभी भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त है। ऐसे में निजी कॉलेजों में अगस्त माह तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष विद्यार्थियों का सबसे अधिक रुझान बीए, बीकॉम और विधि संकाय की ओर देखने को मिल रहा है। इन पाठ्यक्रमों में लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन भी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सक्रिय है। शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन पाठ्यक्रमों से जुड़े रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं के अवसर विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि इन रोजगार मुखी पाठ्यक्रमों की मांग लगातार बढ़ रही है। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 14 अगस्त की निर्धारित समय सीमा से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। इस समय हमारे यहाँ सत्र 2026-27 में प्रवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत बीएससी बायो में सीट पूरी फुल हो गई, बीएससी मैथमेटिक्स में भी 95% हो गया, बीएससी माइक्रो में भी हो गया, बायोटेक में भी हो गया,
थोड़ी सी हमारे यहाँ अगर प्रवेश का रुझान कम दिखा तो वो होम साइंस में दिखता है। बीए में भी सीट लगभग भरी गया है। एमएससी में अगर यूजी में हम देखें तो जुलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में लगभग 75-80% उसमें प्रवेश हुए हैं और एमए में प्रवेश जो है 50% हुआ है। इसी तरह से बीसीए में, डीसीए में, पीजीडीसीए में भी लगभग 90% से ऊपर हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महाविद्यालय की प्रक्रिया रही है कि प्रवेश के लिए दूर दूर से बच्चियां यहाँ प्रवेश लेने में काफ़ी उत्सुकता दिखाती रही हैं और उसी के अनुरूप हमारे यहाँ प्रवेश बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नाबालिग छात्रा को परेशान करने के मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मोपका इलाके में 14 वर्षीय छात्रा का करीब 2 महीने तक पीछा करने और इशारेबाजी करने के आरोप में 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के महज 1 दिन के भीतर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मोपका इलाके में रहने वाले परिवार ने बेटी की सुरक्षा को लेकर पुलिस से शिकायत की थी। छात्रा के पिता ने 8 अगस्त को मोपका चौकी में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि मोहल्ले में रहने वाला मनीष कंवर उनकी 14 वर्षीय बेटी का करीब 2 महीने से स्कूल आते जाते पीछा कर रहा था और उसे परेशान करते हुए इशारे करता था। शिकायत मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 78, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। का चौकी में है एक 14 साल की नाबालिग है, उससे आरोपी छेड़छाड़ करने थे, उसकी शिकायत मिली थी जिसमें पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के द्वारा जो बताया गया था कि उसके साथ वो आते जाते परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था, तो उसमें बीएनएस और जैसा कि मैंने बताया पॉक्सो की धारा के तहत एफआईआर करके आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की कार्रवाई गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। आरोपी मनीष कंवर को गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 9 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और इस मामले में शिकायत मिलने के बाद तेजी से की गई कार्रवाई ये भी बताती है कि नाबालिग से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेना और समय रहते पुलिस तक जानकारी पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा।
आप सब सादर आमंत्रित हैं। भूलना नहीं है 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तखतपुर इलाके के ग्राम पंचायत चना डोंगरी में बारिश के बीच प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की राह मुश्किल हो गई है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को रोजाना महादेव बांध के पार से गुजरना पड़ रहा है, जहां बारिश के बाद रास्ता कीचड़ से सराबोर हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर कदम बढ़ाना पड़ता है। जरा सी चूक हुई तो बच्चे गिर सकते हैं। वहीं कपड़े और किताबें भी खराब होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक महादेव बांध के किनारे WBM सड़क बनाई गई है, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी हालत खराब हो जाती है। पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें मौसम की मार के बीच इस रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता बेहद जरूरी है, लेकिन लंबे समय से समस्या बनी हुई है। बारिश का मौसम हर साल आता है, रास्ते की बदहाली भी हर साल सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से आज भी हालात बदहाल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा सीधे इस रास्ते से जुड़ी है, तो जिम्मेदारों की नजर आखिर इस समस्या पर कब पड़ेगी। एक के बाद एक बैंक खाते बंद, मोबाइल भी बंद और आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। लेकिन एक बैंक खाते में चल रहा लेन देन जांच की सबसे बड़ी कड़ी बन गया। बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने इसी बैंक ट्रांजैक्शन के सहारे शादी का झांसा देकर लाखों रुपए और जेवर की ठगी करने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को दिल्ली हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए पीड़िता से पहचान बनाने के बाद आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया और करीब 12 से 13 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामले की शुरुआत एक मैट्रिमोनियल साइट से हुई। कोरबा निवासी पीड़िता की पहचान शादी.com के जरिए पामगढ़ निवासी पवन कुमार यादव से हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर पीड़िता से शादी का भरोसा दिलाया और उसका विश्वास हासिल किया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता से दैहिक संबंध बनाए और बाद में नौकरी लगाने का झांसा देकर नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर ले लिए। ठगी गई रकम और जेवरों की कुल कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपए बताई जा रही है। शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन आरोपी का मोबाइल बंद था और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और उससे जुड़े तमाम बैंक खातों को खंगालना शुरू किया। ज्यादातर खाते बंद मिले, लेकिन एक खाते में लगातार लेन देन जारी था। ये खाता आरोपी की पत्नी नविता यादव के नाम पर था, लेकिन ट्रांजैक्शन के जांच से पता चला कि रकम बल्लभगढ़ हरियाणा में निकाली जा रही है। यही सुराग पुलिस को दिल्ली हरियाणा तक ले गया। मार्च में एक पीड़िता है, उन्होंने वो आके तोरवा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जो आरोपी है पवन यादव, उसने सबसे पहले उसे शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद नौकरी का झांसा देकर लगभग 12-13 लाख रुपए जो नकद और उसके जो ज्वेलरी है उसे लेके वहाँ से फरार हो गया था। मामले में थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध करके लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। वर्तमान में आरोपी है उसकी पत्नी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। बैंक लेन देन से मिले सुराग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिलासपुर पुलिस की टीम ने दिल्ली हरियाणा में आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पवन कुमार यादव और उसकी पत्नी नविता यादव को बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को बिलासपुर लाया गया और 9 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ठगी की रकम, जेवर और वारदात में दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी बना एक ऐसा बैंक खाता जिसे आरोपी बंद नहीं कर पाया और उसी खाते में जारी लेन देन ने फरार आरोपी तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र से सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में युवक बाइक की सीट पर खड़े होकर बाइक चलाते नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में युवक चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कार का नंबर CG25BS6552 है। सोशल मीडिया पर रील और लाइक्स के लिए किए जा रहे ये खतरनाक करतब न सिर्फ स्टंट करने वालों बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल वीडियो की लोकेशन और युवकों की पहचान की जांच की जा रही है। सवाल यही है, कार्रवाई के बावजूद सड़क पर स्टंटबाजी आखिर कब रुकेगी?
सोशल मीडिया के माध्यम से स्टंटबाजी का 2 वीडियो प्राप्त हुए हैं जो कोटा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। कोटा थाना के द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है और लगातार ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों में जागरूकता करने के लिए पुलिस के द्वारा तो जगह जगह पे यातायात के नियमों को पालन करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को इस तरह से खतरनाक स्टंट ना करने की अपील की गई है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक शासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इंटर्न डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि उन्हें मिलने वाली 15,900 रुपए की इंटर्नशिप राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाए। अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए डॉक्टरों ने आज नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी परेशानी और मांगों को सामने रखा। इसके बाद कलेक्टर के माध्यम से संबंधित मंत्रियों के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर वे बिलासपुर से रायपुर जाएंगे और राजधानी में भी प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या कदम उठाती है। मैं हूँ एक इंटर्न डॉक्टर। बचपन से मेरा सपना था डॉक्टर बन के सेवा करना था। 7 साल पढ़ के आया मैं, करना तो सपना था। जीतूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा, लेकिन साथ में बस आगे बढ़ते रहना। हमारे हड़ताल का 6वां दिन हो गया है और हम चरणबद्ध तरीके से ही अपना जो हड़ताल है उसको जारी कर रहे हैं। आज अभी तक 6वां दिन हो गया लेकिन शासन के तरफ से कोई भी हम लोग को सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया है और इसी वजह से आज हम लोग रिवर्स हो गए हैं रोड पे रैली निकालने के लिए। और इस रैली का मेन उद्देश्य आज ये है कि हम लोग कलेक्ट्रेट जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे श्रीमान कलेक्ट्रेट महोदय जी को और हमारा उनसे भी अनुरोध है कि जो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी वो इस हमारा जो मुद्दा है उन शासन तक पहुँचाए। लेकिन निरंतर हमारे प्रयास के बाद भी जब तक हमको सरकार की तरफ से कुछ लिखित आ नहीं जाता हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम यहाँ समस्त एक पूरा बैच 180 डॉक्टर्स हड़ताल में हैं। हड़ताल के मुख्य मुद्दा ये है कि बाकी राज्य में जैसे कि उड़ीसा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ इंटर्न डॉक्टर मन के जो स्टाइपेंड है वो 36,000 से लेकर 40,000 तक है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इंटर्न डॉक्टर के जो स्टाइपेंड है वो 15,900 रुपये है, जो कि कितना दिन से हड़ताल में बैठे हो प्रशासन का बोलते। हाँ, ये जो है हड़ताल चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। हमारे से पहले हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर हैं वो मन भी शुरू से ही आवेदन जो है मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनको देते आ रहे थे। बट हम लोग कोरा आश्वासन के अलावा वही बात बतावत हम है हमने सबसे शुरुआत में काला रिबन बांध के, काला पट्टी बांध के सांकेतिक प्रदर्शन पहले करे रहन। हमन पूरा इमरजेंसी ड्यूटी और जो हॉस्पिटल की ड्यूटी है ओकर बहिष्कार नहीं करे रहन। लेकिन जब सरकार हमार बात ला अनसुना कर दिस, बिल्कुल हमार मन के बात ला सुनबे नहीं करिस, तब फिर हमन अपन जो हड़ताल है वो आगे बढ़ा के सामने आए हैं आप मन के समक्ष में। और अभी वर्तमान में हमन 7 तारीख से लेके इमरजेंसी ड्यूटी भी बंद कर दे हवन। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बंद कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। कई दिनों से घर के भीतर बंद बताए जा रहे एक बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुजुर्ग की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कई दिनों से अपने घर के अंदर ही बंद थे। आसपास के लोगों को जब काफी समय तक घर में कोई हलचल नजर नहीं आई और स्थिति संदिग्ध लगी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खुलवाया। अंदर बुजुर्ग मृत हालत में मिले। इसके बाद पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। घटना की जानकारी सामने आते ही आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जुट गई। में एक वृद्ध जो है वो घर में अंदर से काफ़ी दिन से बंद था, जिसे जाके पुलिस के द्वारा खोले गए, जिसमें उसमें मृत पाया है। प्रारंभिक तौर पर थाना सरकंडा में इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कारण पता चला सर इस मामले में? अब जैसा कि मैंने बताया उसमें मर्ग जांच अभी पंजीबद्ध किया गया है। उनके परिजनों को सूचना दी गई है पूछताछ करके, और पीएम से फिर उसके बाद उसके मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल बुजुर्ग की मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। सरकंडा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है और बुजुर्ग के घर की परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन के दूसरे सोमवार पर बिलासपुर के नूतन चौक क्षेत्र स्थित स्फटिकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां विराजमान स्फटिकेश्वर महादेव का शिवलिंग अपनी सुंदरता और विशेष स्वरूप के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्फटिक जैसा चमकदार और मनमोहक स्वरूप भक्तों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने बेलपत्र, फूल, दूध और जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंजता रहा। स्थानीय भक्तों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं में भी महादेव के दर्शन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम मौजूद हैं स्फटिकेश्वर महादेव मंदिर में, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। कोई हाथ में जल तो कोई बेलपत्र लेकर मंदिर पहुंचे। आइए हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से। आप कहां से आज मंदिर में पूजा करने आए हैं? मध्य नगरी चौक। आप मध्य नगरी चौक से यहाँ आए? नगरी चौक सरजू बगीचा। कितने साल से आप व्रत रखते हैं? आप व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत तो नहीं रखती, पर मैं पूजा करके ही फिर जो कोई खाना रहता है वो फिर लेती हूँ। आप कहाँ से आए? मैं भी कश्यप कॉलोनी से, पुराना बस स्टैंड। मंदिर में व्यवस्था आज आपको कैसी लगी? अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या आप परिवार के साथ दर्शन करने आए थे? नहीं, हम लोग फ्रेंड हैं। आप तीनों साथ में आए? हाँ। आपका व्रत है? व्रत। क्या मान्यताओं से व्रत रखते हैं आप? ऐसे सावन सोमवार करके। हर साल सावन सोमवार? हाँ। कैसे पूजा विधि किया आज आप? साधारण पूजा ही किए हैं। जल बेलपत्र? जल बेलपत्री।
आपने आज किस प्रकार पूजा अर्चना की? मैं पशुपतिनाथ का उपवास हूँ, तो आज मेरा चौथा सोमवार है। तो मैं मॉर्निंग में सुबह आती हूँ एक बार पूजा करने, फिर शाम को एक बार पूजा करने आती हूँ सूर्य डूबने से पहले। आप कहाँ से आई हैं पूजा करने? मैं ये आगे में हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल, वहाँ रहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। मंदिर ओम नमः शिवाय के जय घोषों से गूंजित हो रहा है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।